तालाबों में डूबा डूबा के उनको मार दिया, कुओं में डूबे डूबे के इनको मार दिया। जेल के सलाखों के पीछे गुनाह न किया हुआ भी आके इनकी झोंगी झोपड़ी में पुलिस आए, इनको उठा के लेके जा रहे। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में गया है तो हमारा DWBDNC के 1 रुपये का करप्शन बिना डायरेक्ट बेनिफिशियरी फांसी के फंदे कम पड़ गए। रस्सियां बांध के पेड़ों पे लटका लटका के 12,000 की आबादी अंग्रेजों ने टोपों से उड़ा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी यूपी और आज हमारे साथ हैं 2 लोग। भारत सरकार विमुक्त घुमंतु एवं मर्द घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण बोर्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य भरत भाई पटनी और DNT डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाथ निषाद और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सर आप। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो बहुत ही वंचित हैं, उनकी बात कोई करना नहीं चाहता, शायद बहुत लोग अवेयर भी नहीं होंगे उन लोगों से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स पे, जिनका इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। ये इतिहास तब का है जब हमारे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था। इन्हें पहले क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें जो है रिपील किया इसको और उसके बाद इसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला जाने लगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनका संघर्ष आज भी वैसा ही है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, इनकी स्थिति आज भी जस की तस ही है। इसी मुद्दे पर सर से बात करेंगे। सर विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु ये जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे निगेटिव स्टीरियोटाइप जब बनते हैं, जैसे कि पहले विकलांगों को डिसेबल बोला जाता था, फिर उसको चेंज किया गया, उसको शिफ्ट किया गया कि डिफरेंटली एबल्ड बोल लो या स्पेशली एबल्ड बोल लो। आज भी ये शब्द है हमारी 21st सेंचुरी में, घुमंतु अर्ध घुमंतु। ऐसे तो मैडम जिसको हम डी फॉर नोटिफाइड में से डी नोटिफाइड बोला, इनको DNT बोला जाता है। इसके 3 फेज है। एक डी नोटिफाइड ट्राइब्स, N फॉर नोमैडिक ट्राइब्स और एस सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये 3 गुटों में बटा हुआ समूह है। पूरे देश के अंदर 4 शेड्यूल है। एक SC का शेड्यूल है, एक ST का शेड्यूल है, एक OBC का शेड्यूल है और एक EWS का शेड्यूल है। ये पूरे भारतवर्ष में 4 शेड्यूल के अंदर बटा हुई कम्युनिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊं मैडम कि पूरे देश की 1262 कम्युनिटी है जिनको ये 4 शेड्यूल में बटी हुई है। पूरे देश के अंदर 25 से 30 करोड़ की इनकी आबादी है। मुझे लगता है कि जाति जनगणना में DNT का सेपरेट कॉलम बनाया जाएगा तो इनका डाटाबेस बनेगा। जब तक समाज का डाटाबेस नहीं बनेगा तब तक इनके लिए पॉलिसियां नहीं बनेगी, इनके लिए नीतियां नहीं बनेगी। तो डाटा बहुत बड़ी महत्व की बात है। सर डेटा से पहले मतलब अगर मैं पूछूं कि इनके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है आज के टाइम में, क्या सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पाना या इनकी पहचान ही सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है कि इनको पहचाना ही नहीं जाता है, ना आधार कार्ड है ना वोटर ID कार्ड है? मैडम ये पूरा जो समाज है ये समाज की मुख्य धारा में से आउट हो गया है। कोई भी सशक्त समाज का दर्शन कैसे होता है कि वो समाज ने कितने क्वालिटी लोग दिए। ये समाजों के अंदर आज भी लिटरेसी का रेट आप देखोगे कि 20% से कम है और उच्च स्नातक की बात करें तो मैडम आज की तारीख में भी 1% में भी स्नातक। और हम स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज भी स्त्री सशक्त के जो लिटरेसी रेट है, आज भी मुझे लगता है, मैं पूरा देश में को अंदर में घुमा हूँ, 7-8% से ज़्यादा नहीं है।
वो तो मैं प्राथमिक शिक्षा की बात बोल रहा हूँ। माध्यमिकता की शिक्षा की मैं बात बोलूँ तो 1% भी इन कम्युनिटी के अंदर है नहीं। उनके लिए जो मुख्य जो चैलेंज है मैडम, वो है क्रिमिनल टाइप एक्ट का जो टैग लगा हुआ है। आपने दीवार पिक्चर देखी होगी कि अमिताभ बच्चन जब छोटा था कि मेरा बाप चोर है। ये क्रिमिनल टाइप एक्ट के लिए अपनी जातियां छुपाने लगे। 1871 का जो क्रिमिनल टाइप टैग अंग्रेजों ने जो लगाया, 1952 में 31 अगस्त में इनको नोटिफाइड में से डी नोटिफाइड किया गया। लेकिन जो क्रिमिनल का जो टैग लगा था, और हमारी पिछली सरकारों ने नोटिफाइड में से डी नोटिफाइड तो किया गया, लेकिन 6 महीने के बाद में इनके ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट डाला गया। मैं आप चैलेंज की जो बात है, ये विटंबना ऐसी है कि अभी 3 अक्टूबर 1924 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ये मानवता के खिलाफ है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत कितने निर्दोष लोग जेल के सलाखों के पीछे गुनाह न किया हुआ भी आके इनकी झोंगी झोपड़ी में पुलिस आए, इनको उठा के लेके जावे। आज भारत की और हमारे समाज की भी कम नसीबी कि आज भी पुलिस मेन्यू के अंदर हम हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट पढ़ाया जाता है मैडम। दूसरी बात रही शिक्षा की, चैलेंज की बात रही। सबसे बड़ी जो मैं पूरा देश का भ्रमण किया मैडम, आज झुग्गी झुपड़ियां टूट रही है। जब शहर छोटे थे तब वो गांव के शहर के किनारे पे झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में जुड़े हुए नहीं, इन कम्युनिटी के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं है कि कोई इसके कारण पॉलिटिकली इनको कवरअप न मिलने के कारण आज चाहे पॉलिटिशियन होवे, चाहे ब्यूरोक्रेट होवे, चाहे बिल्डर होवे, का जुडिशरी पूरी सिस्टम की एक सिंडिकेट आज बन रही है और इनकी झुग्गी झोपड़ियां उठा रही, क्योंकि सबको लैंड में पैसे दिखते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एडवांस पोजेशन एक्ट का कि 20 साल से जो इंसान जहां रहता है उनको वैकल्पिक व्यवस्था जब तक हम नहीं दे तब तक इनकी झुग्गी झोपड़ियों से हम हटाया नहीं जाता है। मैडम, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना यानी इंसानियत को खत्म करना। इनके जितने भी राइट है जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में जो बातें बोली गई है, आर्टिकल 15-16 में जो बातें बोली गई है, आर्टिकल 341 में जो प्रोटेक्ट किया गया है, आर्टिकल 342 में, ये सारी चीजों का अवमूल्यन हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और पूरी सिस्टम को कि सबसे बड़ा जो कोई प्रॉब्लम है तो इनका माइग्रेशन होना, इनके पास में कोई लैंड नहीं है, इनके पास में कोई नक्कर रहने के लिए कोई पट्टा नहीं है। तो मुझे लगता है ये झुप्पड़पट्टी का मेरा 3 साल का मेरा अनुभव हुआ, मैं पूरे भारत देश में भ्रमण किया, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है झुग्गी झोपड़ी को हटाने का मैडम। तो अब मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बोला जाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का और आर्टिकल 21 का जो मानवीय का जो राइट है, ये देश के नागरिक का राइट है, इस तरह इनको प्रोटेक्ट किया जाए। सर, इन्हीं में से कुछ समुदाय मांग कर रहे थे कि उनका अलग से सर्वे हो जिसमें उनका सही से इन्यूमरेशन हो, सही से उनका नंबर्स निकल कर आए, पर सरकार भी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर और कैटेगरी बनाएंगे तो हमारा सोसाइटल फ्रेगमेंटेशन हो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हम एक और शेड्यूल ऐड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं मैडम, मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। 16 कमीशन हुए हैं इन जातियों के ऊपर। पहला यंगर कमीशन हुआ, फिर काका कालेकर कमीशन हुआ,
मंडल कमीशन हुआ, बी आर लोकर कमीशन हुआ, वेंकट चेलैया कमीशन हुआ है, तो सरकारों ने ये कमीशन दिया है। रेनके कमीशन हुआ, इदाते कमीशन हुआ, तो ये कोई चैलेंजेस नहीं है। मुझे लगता है इनको देखने का जो नजरिया है, मुझे लगता है बहुत अलग किस्म का है। इनसे सोशल एबिलिटी नहीं होता। जो सोशल एबिलिटी होती तो हम जो EWS लेके आए, इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों का, पूरे देश के अंदर 15% सवर्ण लोग हैं, तो इनका कोई कमीशन भी लिया नहीं गया, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योग में वो लोग बैठे हुए हैं, तो वो प्रस्ताव पास करके 10% कोई भी कमीशन के बिना, और 4 डिस्ट्रिक्ट में ये आंदोलन हुआ, तो ये इनके साथ में शेड्यूल के साथ में जोड़ना मुझे लगता है मानवीय का वो जो है, इनका डाटाबेस बना के इनका सोशल इकोनॉमिक सर्वे नीति आयोग भी कर रही है। कमीशनों ने बहुत टाइम से बोला है, 1949 में यंगर कमीशन से लेके आज तक इदाते कमीशन ने 2017 में अपना रिपोर्ट ओबीसी का बाइफरकेशन के लिए, रोहिणी कमीशन का भी इसके लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे रहा है, लेकिन जो उदासीनता है, सिस्टम की उदासीनता, में कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं इसमें जोड़ना नहीं मांगता हूँ। समाज के साथ में जो हमारा भारतीयों का जो मूलवाद है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मता मानववाद है, कि जो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ है, तो आज ये सबसे भारत के वो 80 से 100 साल पीछे है, ST से 100 साल अंतिम पाईना पे है। हमारा जो डॉक्टर वीरेंद्र खट्टी के सोशल जस्टिस के कैबिनेट मंत्री, वो अपने बयान में बोले कि बस अड्डे पे पड़े, रेलवे अड्डे पे पड़े, भारत देश का कैबिनेट मंत्री है बयान बोले, तो आप इनसे आप देख लो कि इनकी हालत कैसी बड़ी है। तो इनको इस तरह से जोड़ना, मुझे लगता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मता मानववाद है, और जो स्वामी विवेकानंद ने जो दरिद्र नारायण देवो भव की जो परिकल्पना दिया था, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की जो बात बोलते हैं, जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम की बात बोलते हैं, हम कृष्णमस्तो विश्वम आर्यम की जो बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये बातों से बहुत दूर दूर तक एक ऐसा बड़ा समूह को, मुझे लगता है बहुत बड़ा घोर अन्याय कर रहे हैं हम। सर, मेरा एक सवाल है कि आज़ादी के बाद से इतनी सारी सरकारें आई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अभी तक इनके लिए क्या क्या किया गया है, और वो अभी तक ग्राउंड पे वो चीज़ें कैसे निकल के आई, उसका आउटपुट क्या निकला, अभी तक इनके लिए क्या क्या किया गया? नहीं, मैं आपको बताऊं मैडम कि हमारे आजाद भारत के इतिहास में गरीबों की पीड़ा अपनी पीड़ा मानने वाले हमारे देश के यशस्वी बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन कम्युनिटी का उत्थान के लिए जो हमारा जो BWBDNC बोर्ड की स्थापना किया गया, 200 करोड़ जितना बजट इनके लिए प्रावधान किया गया मैडम। पर उसका शायद अभी 69% ही खर्च हुआ है। हाँ, तो ये कोविड काल आ गया मैडम। कोविड काल के अंदर जो दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, हमने 135 करोड़ से 140 करोड़ रुपया खर्च किया पूरे भारत देश के अंदर। 7,000 से ज्यादा वुमेन SHG ग्रुप बने, 70 से 80 हजार बेनिफिशरी को हम लेके आए, इनका स्किल डेवलपमेंट किया, उनके हाथ में हुनर दिए, और इनकी अनेक स्टोरियां बनी है मैडम। 5,200 बच्चों को हम कोचिंग क्लास में आपके माध्यम से एक भी रुपये का लीकेज होए बिना सरकार की योजना में डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में गया है, तो हमारा
बीडीएनसी के 1 रुपये का करप्शन बिना डायरेक्ट बेनिफिशियरी 5,200 बच्चे, 7,000 वुमन ऐसी एंट्री पॉइंट एक्टिविटी के पैसे और रिवॉल्विंग फंड के पैसे। मैडम, काम हो रहा है। अभी सरकार भी, नीति आयोग में भी इनके लिए रिसर्च हो रहा है। आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है कि हमारा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का जो स्वप्न है, मुझे लगता है सारी पॉलिसियां में, सारी नीतियों में एक घुमंतुक के लिए एक नक्कर पॉलिसियां बन रही है। मैं आपको बताऊं, सरकार जो हमारा जो रूरल हाउसिंग पॉलिसी है, इसके अंदर डीएनटी की कॉलम डाली गई है। अब अर्बन के लिए भी एक रिसर्च हो रहा है। आने वाले दिनों में जो हमारी, ये तो 5 साल की ये सीड योजना, आने वाले दिनों में ये 4 गुना ज्यादा, बहुत बिग बजट वाली, अभी इन पे अलग अलग प्रकार का सीड योजना में संशोधन हो रहा है। हम लाखों लोगों को आयुष्मान कार्ड के साथ में भी हमने दिए। तो जो हमारा वड़ा प्रधान का जो विकसित भारत का जो स्वप्न है, सशक्त समाज का, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनकी सक्सेस स्टोरियां बनेगी और ये समाज को, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, नक्कर पॉलिसी बनाने के लिए हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा पे मुझे पूरा भरोसा है। सर, ये जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय है, इसमें कितने कास्ट है? मतलब अगर थोड़ी जानकारी दर्शकों को देना चाहे आप, कितने कास्ट है और इनका टोटल पॉपुलेशन कितना है हमारे देश में? मैडम, जो कास्ट की बात आपने किया, पूरे देश में 1262 जातियां हैं। मैंने आपको बताया इनको 3 कैटेगरी में, एक डी नोटिफाइड है, एक नॉमेडिक ट्राइब है और एक सेमी नॉमेडिक ट्राइब है। ये 4 शेड्यूल में बटे हुए, कई स्टेटों में वो एससी में है, कई स्टेटों में वो एसटी में है, कई स्टेटों में ये ओबीसी में है और कई स्टेटों में कई और जातियां वो ईडब्ल्यूएस में है। मैडम, लेकिन जो शक्तिशाली जो प्रजा के साथ में ये लोग कंपटीशन नहीं कर सकते, तो ये एससी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है, एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जातियों का सोशल सर्वे किया, तो जो पिछड़ी जातियां तक जो समाज, जो सरकार की जो पॉलिसियां, नीतियां जो पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच रही है। तो इनके लिए, जब तक इन घुमंतुक जातियों के लिए एक अलग से इनका शेड्यूल बना के एजुकेशन की पॉलिसी हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, पशुपालन की हो, रोजगार की हो, चाइल्ड पॉलिसी है, वुमन पॉलिसी है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, सोशल पॉलिसियां है, जब तक ये सारी चीजों में ये कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली नीतियां नहीं बनेगी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि समाज को मुख्य धारा में हम नहीं जोड़ पाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में भी इनके नेता नहीं है, इनके एमएलए नहीं है, इनके एमपीज नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इनके पार्षद नहीं है, इनके काउंसिलर नहीं है, इनके सरपंच नहीं है, जो बाहुबली जो प्रजा है। तो मैं पूरे देश की सारी पॉलिटिकल सिस्टम को बोलता हूँ कि इन कम्युनिटी को नेतृत्व के अंदर आप 11 में आप इनको खिलाओगे नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, इनकी बात हाउस पे कैसे रखेंगे? जब तक लीडरशिप नहीं होगी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इन जातियों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। सर, ये तो तमाम चैलेंजेस पे हमने बात करी है, लेकिन सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे आप लोग का जो डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, आपका विजन क्या है और इस फाउंडेशन का एजेंडा क्या है, क्या करना चाहती है? मैडम, जो हमारा डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, हमारा त्रिसूत्री कार्यक्रम है। हम समाज को बलशाली बनाना मांगते हैं, सबको जोड़ना मांगते हैं। जब तक कम्युनिटी
संगठित नहीं होगी तब तक कोई भी समाज बलशाली नहीं बन सकता है। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है वो समाज को ज्ञानशाली, जो शिक्षा है, ज्ञान अनेक प्रकार की है, कौशल्य हुनर अनेक प्रकार की है। पहले तो 2-4 थी, अब तो 60,000 फैकल्टी हो गई मैडम शिक्षा के अंदर। तीसरा है समाज को धनशाली बनाना। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है, हमारा डीएनटी डेवलपमेंट का ऐसा मानना है कि जब तक गरीब के जेब में पैसे नहीं जाएंगे तो इनका बच्चा का वो सारा फूड नहीं खिला पाएंगे, सारा एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे, सारे घर में वो रह नहीं पाएंगे। तो हमारा समाज को बलशाली बनाना है, समाज को ज्ञानशाली बनाना है और समाज को धनशाली बनाना है। हम डेवलपमेंट फाउंडेशन के बाद में छोटे छोटे 3 सालों के अंदर हमारा फाउंडेशन ने 1 लाख सेवा प्रकल्प खड़ा करने का हमने संकल्प किया है। इन दिशा में हम आगम हमारा एजुकेशन पे भी काम चल रहा है, हमारा बाल संरक्षण पे भी काम चल रहा है, वुमन का सशक्तिकरण के लिए भी काम हो रहा है, हम स्किल पे भी काम कर रहे हैं, हम सोशल अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं और हम लॉफुली इन लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए इनके लिए हमने एक लीगल सेल भी बनाए। कानूनी तरीके से इन लोगों की ऊपर जो यातनाएं जो हो रही, तो हम ये समाज का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ऐसे आयाम हमने बनाए। हम 40-50 सब्जेक्ट पे बहुत बारीकी से हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है इनके नतीजे भी आना शुरू हो गए, इनकी सक्सेस स्टोरियां भी बन गई। इस पे हमारा डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी हमारा काम है। मुझे लगता है 3 सालों के अंदर लोगों को रिसर्च करना आना पड़ेगा कि समाज अपने स्वयं बूते पे किस तरह से खड़ा हो सकता है। इस पे ही समाज को सशक्त बनाने के लिए और अभी जो 21 अगस्त का जो हमारा जो घुमंतुक दिन मुक्ति दिन आ रहा है, इनके लिए हम 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक घुमंतुक जाति सशक्तिकरण चेतना अभियान पूरे देश के 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 3-3 शिविर लगा रहे, हम तहसील पे हम चौपाई बैठक कर रहे, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता इस काम के अंदर जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। सर जैसे जब बात हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से इनका संघर्ष अभी तक है, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो इनसे डरे होंगे और इस वजह से इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत इनको क्रिमिनल घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, लेकिन इसका जिक्र किसी भी किताबों में नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो या कहीं भी नहीं पढ़ते हम। जबकि छोटे छोटे अपराइजिंग्स जो चाहे वो मुंडा का विरोध हो या कोई भी, वो उसका जिक्र है। बड़े फ्रीडम फाइटर्स की तो बात छोड़ दीजिए, छोटों का भी है, लेकिन इनका जिक्र कहीं भी नहीं है। बस इतना ही बता दिया जाता है कि इनको क्रिमिनल्स बोला जाता था। मैडम मैं आपको क्या बताऊं कि ये समाज का बलिदान कैसा है। जब दिल्ली की आबादी 1.5 लाख की थी तब 30,000 लोगों ने फांसी पे चढ़ा के मार दिए। फांसी के फंदे कम पड़ गए, रस्सियां बांध के पेड़ों पे लटका लटका के इनको मार दिया गया, तालाबों में डुबा डुबा के उनको मार दिया, कुओं में डूबे डूबे के इनको मार दिया। मेरठ का कांड, धनसी कोटवाल का, आपने उनका पूरा गांव जब 12,000 की आबादी अंग्रेजों ने टोपों से उड़ा दिया। दिल्ली के अगल बगल में ऐसे आज भी आपको इसी आज यहाँ का उत्तर प्रदेश का शक्ति चौराया कांड, ये बहुत बड़ा कांड है। इसके बारे में हमारे कैलाश निषाद जी जो कांड हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि इन लोगों का जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो 250 साल जो कौम लड़ी, अंग्रेजों इनसे डर गए, इसलिए इनको उठा के इनको सेटलमेंट कॉलोनियों में बंदीबान बना दिए गए। सुबह में 4 बजे थाने में इनको हाजिरी दिलाना पड़ता था, शाम को 4 बजे इनको हाजिरी पुराना जाता था। उनको कहीं आना जाना हुए तब भी उनको परवाना लेना पड़ता था। इतनी बड़ी यातना में ये जो है, और मैं किसी को
एक सिस्टम ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने हमारे देश की, ये फ्रीडम फाइटर थे, इनको घुमुतु का नया टैग, ये ट्राइब्स थे, शहर और जंगल के बीच में संपूर्ण समाज का संरक्षण करने की जिनके अंदर जिम्मेदारी थी, वही समाज आज दर दर ठोकर खा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जैसे जब आप हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट की बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि पुलिस में अभी भी बायसनेस है उनको लेकर के, कि कहीं भी कुछ भी क्राइम होता सबसे पहले उनको उठा लेते। तो इससे मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही थी जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी, महान हिंदी साहित्य के महान कथाकार है, उन्होंने लिखा था एक ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं उन्होंने लिखा था, जिसमें उसके अगर हम बात करें तो उसमें 2 लोग थे, एक पत्नी थी जो कि दलित थी और उसके एक पति थे। तो उसने क्या किया कि पानी लेने के लिए वो उसके घर में उसके पति जो थे वो बीमार थे, तो उसको पानी की ज़रूरत थी और ठाकुर के यहाँ पे 2 कुएँ होते थे, एक ठाकुर का था, एक साहू का था। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें, आज भी क्या हम सबके अंदर एक ठाकुर आज भी विद्यमान है, कि कहीं न कहीं ये समाज की भी एक धारणा बन जाती है, गरीबों को देख कर के आस-पास होते हैं और उस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो कहीं न कहीं आज भी हमारे अंदर, हम सबके अंदर कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में एक ठाकुर विद्यमान है और उस ठाकुर का कुआँ आज भी समाज में, जबकि हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तब भी कहीं न कहीं विद्यमान है। जब हम इस तरीके की चर्चा आज भी कर रहे हैं। मैडम, अभी भी गुजरात में 15 दिन पहले एक घटना घटी, जिस बिरादरी से मैं आया हूं, उनकी शादी हो रही थी। वो ठाकुर को यहां से निकले, वो जो अनवर था उनको घोड़े से खींच के नीचे पटक दिया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो जो सामंतशाही जो है, मेरा भी दौरा पूरे भारत भ्रम में मैं देखा, आज भी हमारी कमनसीबी है। हम एकात्मता मानववाद की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आदर्शवाद और नीतियों की और सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज के भीतर मन के अंदर पड़ेला जो सुपरियलिटी, जो कॉम्प्लेक्स है, और पिछड़े समाज के अंदर भी जो इंफीरियरिटी, जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में से आज भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। जब तक सशक्त देश बनाना होगा, सशक्त समाज बनाना होगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स को दूर करके, सारी जो कड़वा ऊंच नीच का जो भाव है भीतर मन में पड़ा हुआ, इनको दूर नहीं करेंगे तो सशक्त भारत का निर्माण और विकसित भारत का निर्माण हम न कर पाए। मैं आपके माध्यम से समाज, सरकार, सबको एक अपील कर रहा हूं कि हमारा जो वेदों की परिकल्पना है, हमारे सट दर्शन की जो परिकल्पना है, हमारे उपनिषदों की जो परिकल्पना है, और हमारी भगवत गीता, स्वयं कृष्ण भगवानुवाचे जो गाए हैं, भगवत गीता में मनुष्य तत्व के लिए जो बातें बोली गई है, मुझे लगता है इनका अनुसरण करेंगे तो ये जो भेदभाव वाली जो नीतियां हैं वो दूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ ऐसे जो वंचित और शोषित लोग हैं, उनके मुद्दों को इस तरीके से समाज के सामने उजागर करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।